ऐसा कीजिए। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोई बड़ी देर की सियालकोट के चेंबर के अंदर बात की है। कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। और इसलिए मैं जब ये शुरू में ही हुआ था पैनमा का, तो तब ही मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जब पैनमा की लीक्स हुई और जब ये जवाब नहीं दे सका तो इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। और उसकी वजह ये है कि तब से अब तक सिवाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स, इसकी गवर्नमेंट, सिवाय इनकी करप्शन छुपाने, सिवाय इसके कि ये जो पैनमा की लीक्स है इसका डैमेज कंट्रोल करने में इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। कोई मुल्क में हर किस्म की माशी तौर पे किसानों का हाल देख लें, यानी जो आज मुल्क के हालात हैं, सिवाय इसके कि इसकी किसी तरह करप्शन बच जाए, इनको कोई मुल्क का जो आज हालात है इनको कोई फिक्र नहीं है। और वो ये जो हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये एक आपके सामने उसकी एक एविडेंस है, मिसाल है कि कोई फिक्र ही नहीं है। बात ही नहीं आप कह रहे कि पाकिस्तानियों की जान गई है। जो आज कंक्लूड हुआ है नवाज शरीफ की, ये 5वीं दफ़ा इनको मौका मिला गया जो आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बात की नवाज शरीफ के वकील ने। पहले इन्होंने पब्लिक से खिताब किया, फिर इन्होंने पार्लियामेंट के आके नवाज शरीफ ने सफाई पेश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहला गए, जो पहला बेंच बैठा, फिर दूसरा बेंच बैठा, फिर JIT आई। ये 5 मौके मिले थे कि प्राइम मिनिस्टर सच बता दे कि जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई, जो इन्होंने तस्लीम की कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो तब तक नहीं तस्लीम की थी जब तक पैनमा के अंदर इंकशाफ नहीं हुआ, तो जब इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने तस्लीम कर ली हमारी है, तो इन्होंने सिर्फ ये बताना था कि जनाब किधर से पैसा आया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, मनी ट्रेल जिसे कहते हैं। अब ये 1.25 साल हो गया, 5 मौके मिल गए हैं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहा। हर मौके पे झूठ बोला है, हर जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हर जो बात ये कहते थे बच्चे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते थे। और अब जो फाइनल एविडेंस आई है सामने, आज भी नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, सियालकोट के उसमें जो बार था उसमें क्या कह रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, कि जनाब मेरा कसूर क्या है। मैं नवाज शरीफ को कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ, आपका कसूर पता है क्या है? कहते जी मेरे ऊपर कोई करप्शन नहीं साबित हुई। आपको पता है कि ये JIT की रिपोर्ट के बाद क्या चीज सामने आई है? हम भी पहले समझते थे कि नवाज शरीफ का कोई कारोबार होता है, हम भी समझते थे कि जी बड़े बिजनेसमैन हैं। अब पता चला है कि बिजनेस है क्या, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। ये जो इनकी कंपनीज बनी हुई थी, पता चला है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें पैसा नहीं बनता। ये कंपनीज बनाई हुई हैं, एक फ्रंट रखा हुआ है यहां से करप्शन का पैसा रिसाइकल करने के लिए। ये पहले तो इन्होंने शुरू किया इत्तेफाक फाउंड्री से। इत्तेफाक फाउंड्री की आप डिटेल्स देख लें। वो और बात है कि अब वो इसहाक डार के नीचे FBR नए कागजात ना बना दे, क्योंकि अब नए कागज बन जाते हैं। लेकिन जो हमने कागजात देखे हैं वो थोड़ा नफा करती थी जब तक नवाज शरीफ 1985 में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है, इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान करने में चली गई और वो फाउंड्री नुकसान कर रही है और वो बच्चे देती जा रही है, नई फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं। 92-93 तक कोई 28 फैक्ट्रियां बन गई, 30 फैक्ट्रियां बन गई। एक फाउंड्री जो नुकसान कर रही थी, बैंकों से कर्जे लिए, वहां डिफॉल्ट हो गए। इलेक्शन लड़ लिया इन्होंने 2013 में, जब कोई अरबों रुपए का इनका डिफॉल्ट था, दोनों भाई लड़ गया।
जबकि 20 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो आप इलेक्शन ही लड़ सकते थे। उसके बाद अब जो पता चला है कि इनकी कोई 10 कंपनियां थी इंग्लैंड में और कोई ऑफशोर कंपनीज, वो सारी नुकसान में थी, यानी उनमें पैसा नहीं बन रहा था। कोई $10 मिलियन पाउंड का नुकसान कर रही थी, तो वो उनमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी जायदादें बढ़ती जा रही थी, बच्चों की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही थी। वो हसन नवाज 650 करोड़ रुपए के घर में रह रहा है और वो नुकसान कर रही है इनकी सारी जो कंपनीज हैं। इससे क्या चीज साबित होती है? ये हो क्या, अब सब पिक्चर आ गई आवाम के सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, जिसकी आज नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मैं डेवलपमेंट कर रहा था। ये डेवलपमेंट का मुल्क को कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन शरीफ खानदान को बहुत फायदा हुआ इस डेवलपमेंट का। बड़े प्रोजेक्ट्स करो, मोटरवे बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा निकालो, वो बाहर कंपनीज में चला जाए। उस येलो कैप स्कीम बड़ा प्रोजेक्ट करो, उसमें से पैसे निकाल के बाहर। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसे निकालो। बाहर बेटे बिठाए हुए उधर अपने बाहर, इसहाक डार ने 2 बेटे बिठाए हैं वहां दुबई में। ये सारा साइकिलिंग करते रहो, कंपनीज, फ्रंट कंपनीज खोली हुई हैं, यहां से पैसा बाहर भेजते रहो। इनका कारोबार ही करप्शन था। ये कंपनीज बनाई हुई थी, जो बिजनेस है ये एक फसाड था कि ये जी हमारे बहुत बड़े हम बिजनेसमैन हैं। इनकी सारी आप बिजनेसेस, आप जब भी कभी इनकी तफ्तीश होगी, इनकी बाकी बिजनेसेस, इनकी शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, पता चला जी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक फ्रंट था। फिर हुदैबा पेपर मिल, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई हुई थी। ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं और नवाज शरीफ से जब पूछते हैं लोग, जी मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं की। मैं JIT में जाके मेरे सवालात थे, JIT में नवाज शरीफ आपने जवाब देने थे। जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि JIT सिर्फ बनी थी मजीद आप अपनी सफाई पेश करें, जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कर सके, वो मौका दिया था इन्हें। तो वो बजाय मौके का फायदा उठाने आज आपके सामने आ गया है कि नवाज शरीफ के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो चीजें कहीं झूठ बोली, हम जब सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने कहा गल्फ स्टील जो ये कहते हैं कि जिससे सारा पैसा बन के और फिर वो कतरी को दिया और कतरी ने फिर बेटों को भी पैसा दे दिया जो अरबोपति बन गए। अल तौफीक के भी अरबों रुपए के वो कर्जा वापस कर दिया। लंदन फ्लैट्स भी कतरी ने दे दिए। हम तब ही कह रहे थे कि गल्फ स्टील में तो पैसा ही नहीं था, वो तो नुकसान में थी, वो साबित हो गई है। हम कह रहे थे कतरी फ्रॉड है, वो साबित हो गया। हमने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी असल मालिका हैं 2 कंपनीज की, जिनकी 4 मेफेयर के महलात हैं, वो भी साबित हो गया। वो वहाँ की उनकी FIA ने कंफर्म कर दिया है कि ये वाकई असल मालिका हैं। हमने कहा जो इन्होंने ट्रस्ट डीड बनाई थी वो हसन नवाज और मरियम नवाज में, वो फ्रॉडलेंट है, वो भी साबित हो गई। तो अब जब इनके लोगों ने कहा जी ये इमरान नामा है, JIT नहीं है, मतलब उनका कहने का कि जो हम अदालत में कह रहे थे वो सारा साबित हो गया और जो ये कह रहे थे सारा झूठ हो गया। एक चीज इनकी अभी तक सच नहीं निकली। जितनी भी इन्होंने चीजें सामने लाई सारी साबित हो गई हैं कि फ्रॉड थी। अब इनको मौका मिला था, अब आपके सामने है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूं, आपके पास वक्त है, इस्तीफा दे दें। मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे है। ये जो आप बार बार लोग कहते हैं जी डेवलपमेंट रुक जाएगी, कभी भी मुल्क के इतने बुरे हालात नहीं थे, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं था। वो भी छुपा रहे हैं, वो भी जो इसहाक डार हैं। दूसरा, एक चीज ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन है इसहाक डार। वो सारा ये काम करता था इनके लिए। वो बैठ के सारा जो कि उसका एफिडेविट है और जो जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और मजीद कल होगी, जिसमें उसने कहा है कि मैं इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जिन जरिए के लोगों के जरिए करता था, उनको इसने अहम ओहदे दे दिया है। वो आदमी था जो इनका, जो शुरू से इनका, इसको कहते हैं बैगेज मैन। ये इनके पैसे यहाँ से ब्लैक का पैसा वाइट करता था। इसने इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई थी और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जो अभी भी फिगर्स, जो डेफिसिट की फिगर्स है, वो भी चेंज करता है। बजट के अंदर उसकी हम फिगर्स वो नहीं मानते, उसका सिर्फ काम है जगलरी।
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देख लें, तारीख में कभी इतना बड़ा ट्रेड गैप नहीं है, एक्सपोर्ट्स इतनी कम नहीं हुई। आप फिस्कल डेफिसिट, किसानों का हाल देख लें, एक्सपोर्टर्स का हाल देख लें। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो तो कभी इतने बुरे थे ही नहीं। और नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मेरे रास्ते में रुकावट आ गई, मैं तो बड़ी तरक्की कर रहा था। तरक्की सिर्फ शरीफ खानदान के असासों में हो रही थी। इनके नए नए घर बन रहे हैं, इनकी अभी जिस तरह शहबाज शरीफ 3 और मजीद, अभी काफ़ी नहीं है, 3 और शुगर मिल लगाने लगा था, जो कि हाई कोर्ट ने रोका है। कॉटन ग्रोइंग एरियाज में जिधर शुगर मिल लगा नहीं सकते, शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान को इजाज़त दे दी, उस जगह पे बिल लगाने के लिए इजाज़त नहीं है। इसको करप्शन नहीं तो और क्या कहते हैं? तो बार बार कहते हैं जी हमारा कसूर क्या है, हमने गलती क्या की है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं फिर से कहता हूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनका कारोबार ही करप्शन था। ये था ही सब कुछ करप्शन का। ये फैक्ट्रियाँ तो फ्रंट थी सिर्फ करप्शन के लिए, हुदैबा पेपर मिल वगैरह वगैरह, ये सिर्फ फ्रंट थी। मैं जो अगली बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो पाकिस्तान के वकला ने सब ने फैसला किया कि नवाज शरीफ के इस्तीफ़े को डिमांड करना, लीगल कम्युनिटी ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, बार्स ने, सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, और अभी हमें पता चला है हैदराबाद के भी, जो ये वकील कर रहे हैं। देखे ना, आम लोगों को तो शायद केस में ये उलझाया हुआ है इधर उधर की बातें करके, लेकिन जो वकील हैं, जो कानून समझते हैं, वो सब इस फैसले पे आ गए हैं कि ये अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो मैं उनका वैसे शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने इस मूवमेंट में निकले हैं। इस मुल्क के अंदर ये जो मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की और ये करप्शन के ख़िलाफ़। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के मुतालिक सिर्फ जो आज हमारी कमेटी थी डॉक्टर आरिफ अलवी की, जो हमारी कमेटी इलेक्शन कमीशन में थी, हमारे बड़े सख्त रिजर्वेशंस हैं। ये जो हमने कोशिश की कि बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसके अंदर हम अपनी बात कर सकें कि अगला इलेक्शन ठीक हो। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे जो नुमाइंदे थे वॉकआउट किया इन्होंने। 4 चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन को हम डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन इन 4 चीज़ों के बगैर ना करवाया जाए। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस मुल्क में 19 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। उनका हक है कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उनको शिरकत करनी चाहिए इलेक्शन में। और अभी तक ना पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। हालांकि हमें कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके अंदर देखा जाए कि कैसे ये वोट कर सकते हैं। तो हमें बड़ा सख्त रिजर्वेशन है कि मेरे ख्याल में इसलिए इनको शायद खौफ है, क्योंकि इनको डर है कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद वोट कर दें, इसलिए कोई इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि बुनियादी राइट है उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 2, हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस इलेक्शन कमीशन 22 पार्टीज ने 2013 के इलेक्शन में कहा कि धांधली हुई है। उसके बाद जुडिशल कमीशन बैठी, जुडिशल कमीशन ने 40 फाइंडिंग दी कि ये इनको इस्लाहत करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उस फाइंडिंग्स में एक ये था कि 35% फॉर्म 15 मिसिंग थे, 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था। और अभी तक कोई इन्होंने किसी को सजा तक नहीं दी, यानी जो 40 फाइंडिंग्स कोई हमें पता नहीं, कोई इस्लाहत नहीं की। तो हमें क्या कॉन्फिडेंस है कि यही लोग फिर इलेक्शन करवाएंगे? और जो बाई इलेक्शंस आप उठा के देख लें, आप पूछें लोगों से कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, हर जगह के लोग कंप्लेन, पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बाकी पार्टी जो हारता है वो कंप्लेन करता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। तो क्या ऐसी इलेक्शन कमीशन नहीं होनी चाहिए जिसको सबको इत्मीनान हो? ये नहीं कि गवर्नमेंट को इत्मीनान हो, जो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एम्पायरों के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं कि बाकी गवर्नमेंट खुश हो, 2 पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कमीशन बना ली, बाकी जो जमातें हैं उनको इत्मीनान ही नहीं है उसके ऊपर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी अगर मान भी गया, उनको पंजाब की इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है।
नून लीग को सिंध की इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी होनी चाहिए, अंपायर ऐसे होने चाहिए कि सारे खिलाड़ियों को जो भी मैच खेलने जा रहा है उसको एतमाद हो उसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज, हमें बड़ा खदशा है कि लास्ट टाइम जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हमें हुआ कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बनाई जिसके ऊपर जब बात इलेक्शन हो गया तो खुद नजम सेठी ने कहा कि इलेक्शन से 9 दिन पहले सारी अथॉरिटी मेरे से चली गई थी मॉडल टाउन यानी कि शरीफ बरादरान के पास। तो अगर केयर टेकर का तो मतलब ही है कि वो न्यूट्रल केयर टेकर हो, अगर वो सारी अथॉरिटी वहाँ चली गई थी और सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे सुन रही थी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है। लिहाजा हम समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, सिर्फ ये ना हो कि आपस में मुक मुकाओ 2 पार्टीज करें, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। चौथा सर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। और फाइनली जी आखिरी कि हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। ये कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इससे वेरीफाई हो जाएगा। ये जो ठप्पे लगाते हैं मैंने बल्कि ट्वीट भी किया है कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं पोलिंग बूथ में बैठ के। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो इसमें से ये चीज़ चली जाएगी। हम ये 4 चीज़ें डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन करवाने से पहले ये 4 चीज़ें करें। हाँ साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हुई तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा। हमने कहा हम डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। एक मिनट सर, मैं पूरा मैं फिर से कह दूं, 2013 के इलेक्शन में 22 जमातों ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी सारों ने कहा। हम ये कह रहे हैं कि ये पहली इलेक्शन इस तरह की करवाई जाए कि इलेक्शन से पहले सब मुतमईन हो जाएं रूल्स ऑफ द गेम अंपायरों के ऊपर। ये अभी तक 1970 के अलावा कोई इलेक्शन भी नहीं हुई जो मुतनाज़ा नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पहले से तैयारी करके जाए, बाद में कोई शोर ना मचाए कि धांधली हुई है। आपने कहा कि वक्ती अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं तो हम तैयार हैं, तो फौरी तौर पे तो ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी और इलेक्शन होंगे तो फिर क्यों नहीं? ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 4, ये बड़े आसानी से कोई करना चाहे ये 4 पॉइंट्स कितना मुश्किल है करने के। कमेटी 2 साल ये बताएं कि आपकी तमाम बातों के बावजूद हुकूमत या शरीफ फैमिली टस नहीं हो रही और कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बताएं कि नून लीग के कितने लोगों ने आपके साथ अभी तक रब्ता किया है? नून लीग के कितने लोगों ने, वो मैं अब उनको पर्दा ही रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये आपने कहा जी कि इनको शरीफ ख़ानदान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो सारी ये याद रखें जी कि ये जमहूरियत जो होती है ना, ये जमहूरियत में इखलाकी कुव्वत सब कुछ होती है। डिक्टेटरशिप में जिस्मानी कुव्वत होती है, बंदूकों की कुव्वत होती है। इसलिए सारी जमहूरियत के अंदर जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं, जब कोई इखलाकी कुव्वत खो बैठता है वो रिज़ाइन कर देता है। अब डेविड कैमरॉन को क्या ज़रूरत पड़ी थी रिज़ाइन कर? स्लाइड विक्ट्री से जीता था इलेक्शन बरतानिया में, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंडम, अगर रेफरेंडम हार गया उसको रिज़ाइन तो नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूँ। अब हमें ये नवाज शरीफ को कैसे बताएं? मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ, उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है कि वो डिक्टेटर से भी ज़्यादा जुल्म करता है। जो ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं ये किसी डिक्टेटर ने की, इसलिए इनको समझ नहीं है कि ये इखलाकी कुव्वत खो बैठा है। इसमें पब्लिक के अंदर जो मैं चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ पब्लिक में ज़रा निकल जाए ना, उसको गो नवाज गो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए इससे। बच्चे को पता चल गया है कि झूठ पे झूठ सारा खानदान बोल रहा है। जब आपके झूठ पकड़े जाए इखलाकी कुव्वत खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोग एक साथ नहीं कर सकते। उनका ये कहना है, जब बात करते हैं बगैर कहने के यही कह रहे हैं कि तरीके साहब अपना मैंडेट मतलब अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं और जब हम बात करते हैं एक पॉइंट पे तो वो आगे चले जाते हैं। इसी का सप्लीमेंट है खान साहब, आसिफ जरदारी भी इस्तीफे की डिमांड कर रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, और आप भी। क्या नया कोई सियासी अलायंस बनाने की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो आप सारे पाकिस्तानियों से पूछे वो डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, तो इसका ये तो एक नेशनल डिमांड आ गई है अब, और इसके अलावा इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है।
अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देगा नवाज शरीफ, तो आखिर में बुरी तरह जाना पड़ेगा। जाना तो अब इसने है। ये तो आप समझ जाएं कि ये नवाज शरीफ अब बच सकता ही नहीं है। एक मिनट, बच क्यों नहीं सकता? फिर से, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पता चल जाए जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपके ऊपर ओनस होता है बताने के लिए कि वो किधर से पैसा आया। सिंपल चीज़ ये सबके लिए कानून है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी बताना, वो नहीं बता सके, जो बताया वो झूठ निकला है। इसलिए या ये खुद इस्तीफा देंगे और या फिर उनको निकाला जाएगा। देखिए मेरी अर्ज से, देखें इस वक्त स्वाय वो लोग जो जिनके ज़मीर खरीदे हुए हैं, पैसा दिया हुआ है जिनको, क्योंकि ये सारे इनका कोई नज़रिए पे नहीं है। जो इनका टीवी पे आके बोल रहा है उसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि सबको पता है कि पकड़े गए हैं, सबको पता है कि करप्शन में पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में पकड़े गए हैं, टैक्स इवेजन में पकड़े गए हैं, सबको पता ही है। अब और तो चलें छोड़ें, वो दुबई के बाद क्या रह जाता है कि आप एक दुबई के अंदर आपने डिक्लेयर ही नहीं की थी, चेयरमैन है, वो भी जो कंपनी FZE जो कंपनी है, आप उसके मार्केटिंग मैनेजर बन के पैसे ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होके, तो सबको पता है कि ये पकड़ा गया है। लेकिन जो बोल रहे हैं या इन्होंने करप्शन का पैसा खाया हुआ है, या उनको डर है कि उसके बाद इनकी बारी आ जाएगी, और या वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको टुकड़े दिए जा रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता। मैं मीडिया के अंदर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सारी पाकिस्तान कौम देख रही है। सबको पता है इस वक्त कौन अपने ज़मीर के मुताबिक चल रहा है और कौन रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं उसके साथ चल रहा है। ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर अब ऐसे लोग हैं जो अब इसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और वो लोग आपके सामने हैं जिनको पता है कि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डूब जाना है, वो बोल रहे हैं। कल पंजाब के वजीर ने इस्तीफा दे दिया जी। अच्छा, खान साहब, आबिद शेर अली जो है वो रोजाना आप पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने आपको कल भी और आज भी करप्शन की पैदावार करार दिया। आपके मरहूम वालिद से मुताबिक ना तो आप तरदीद कर रहे हैं और ना ही कोई आपका पार्टी तर्जुमान जो है वो इल्जामात का जवाब दे रहा है। क्या वजह? मुझे ये बताएं, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि इससे किसी ने पूछा है कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में कब थे? इसको किसी ने को पता है? किसी ने इससे पूछा है? मेरे वालिद साहब, मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं, मेरे वालिद साहब 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे गए इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में, तब अंग्रेज़ों का राज था, और उस स्कॉलरशिप के साथ था 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस पे काम करना था। ये वहाँ से वापस आए, तब तक पाकिस्तान बन गया था। 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, ये छोड़ना चाहते थे, उसमें तो इंजीनियर्स नहीं थे, 3 साल और काम किया। 1958 में वो छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी रिपब्लिक इंजीनियर खोल रही थी। मुझे कोई बता दे कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कोई आपके पास होगा, यही तो पता बता दे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे कब। जी जी जी। ये आपके ये सहाफियों के लिए यहाँ की है, क्योंकि कंप्लेन करते थे ऊपर होने की जगह नहीं थी, छांव नहीं थी, कुछ कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं अब बैलेंस कर लेना, कब उसका भी कर लेंगे, पार्किंग भी कर लेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो चीजें बड़ी बातें जजेस के रिमार्क्स के अंदर आई कि हमने फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना है या हमने नैब के अंदर केस भेजना है। अगर नैब के अंदर केस भेज दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होते, आप दोनों भी हो सकते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो डिस्क्वालीफाई होना है, और प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना है, ये सबको पता चल गया है। जो चीज़ें सामने आ गई हैं, इनके पास स्वाय अडियाला की अब दूसरा रास्ता है ही कोई नहीं। क्योंकि मैं पीपी कहता हूं कि इनको ECL पे डालें,
सारे ख़ानदान को ECL पे डालें। जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अब क्या चीज़ रह गई है? अब देखते हैं, अदालत में हम देखते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ गई हैं, अगर ये फिर भाग गए तो इसका मतलब यहाँ तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। अगर इन्होंने भाग जाना है, अगर इनको इजाज़त दे दी भागने की और ECL पे ना डाला, मुझे ये बताएं कि हज़ारों और लाखों के चोरी पे हमारे जेल भरे हुए हैं पाकिस्तान में गरीब लोगों के, तो वो बेचारे हज़ारों और लाखों की चोरी पे जेलों में पड़े हैं। यहाँ अरबों की चोरी है, अरबों छोड़ें। अभी तो ये पता है, ये तो अभी आपके सामने आई है, अभी आपको अंदाज़ा ही नहीं कि इनकी बाकी कितनी चोरी है बाहर। और हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम 10 अभी जो छुपाया, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया, उसमें से अगर चीज़ें निकले, पता नहीं कितनी और चोरी है। तो अगर ये बड़े बड़ों के लिए एक कानून है, वो बेचारे छोटे छोटे चोर बेरोजगारी में कोई करता भी है, छोटी सी चोरी वो जेलों में सड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको ECL में डालना चाहिए सबको। पेशावर के एक निजी स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो प्रिंसिपल था वो बच्चों के साथ उसकी जाती की वीडियोज आई ब्लैकमेल का तरह। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो क्या इस पर एक्शन लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और ज़्यादातर चूँकि प्राइवेट स्कूल है तो क्या गारंटी है कि बाकी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इसको इंश्योर करने के लिए आपने? देखें, मुझे तो इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन जो जुर्म होता है, अगर आप उस जुर्म के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो वो बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं अभी पता भी चला लूँगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लास्ट आखिरी सवाल ये है, खान साहब केपी में आपकी गवर्नमेंट 2 साल से ये चल रहा है, ये कमीशन, ये पार्लियामेंट में के अंदर ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, ये 2 साल से मिल रही है, और ये आखिर में आके अब पता चला है इलेक्शंस आ रहे हैं, और जो मेन ये जो 4 मैंने आपको बातें कही हैं, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है, इसलिए वॉकआउट किया। थैंक यू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन